लास्ट वाली क्लास बीच में बहुत ज़्यादा ही एक्चुअली इंटरप्ट हो गई और उसके बाद फिर वो अटक भी गया। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं वहीं से। तो जैसे कि यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि 3 प्रेशर्स होंगे, यहाँ पे होगा P3, यहाँ पे होगा P2 और यहाँ पे होगा P1। अगर मैं प्रेशर के बीच में रिलेशनशिप देखूँ तो प्रेशर के बीच का जो रिलेशनशिप आएगा वो आएगा आपका P1 ग्रेटर देन P2 और उसके बाद P3। बट रिलेशनशिप तो टेम्परेचर के बारे में पूछा था, प्रेशर के बारे में तो पूछा ही नहीं है, तो फिर अब क्या करें। तो PV इक्वल टू NRT, ठीक है, ये PV इक्वल टू NRT। अब देखो इसमें आपने एक्स एक्सिस पे किसको प्लॉट किया है, NRT अपॉन V को, यानी कि बाई V को। N कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है। तो साफ साफ दिख रहा है कि जो प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशनशिप है वो कैसा है, डायरेक्ट है। अगर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का रिलेशनशिप डायरेक्ट है, इसका मतलब ये चीज़ कैसी हो जाएगी, T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन व्हाट, आप लोगों का T3। तो इस प्रकार का एक सवाल तुम्हें टैकल करने को मिल सकता है अगर तुम ग्राफ्स वाली दुनिया में हो तो। ठीक है, तो ग्राफ में आपको या तो ग्राफ बनाने को बोला जाएगा या तो ग्राफ लेट से दे देगा और उस दिए हुए ग्राफ की मदद से फिर आपको वो अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो न्यूमेरिकल पूछेगा, अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, ठीक है, तो वो तुमसे फिर उसमें रिलेशनशिप के रिस्पेक्ट में भी पूछ सकता है। तो ये कौन से नंबर का हम लोगों का ग्राफ चल रहा था, बाय द वे ग्राफ नंबर 5 था आई थिंक। ठीक है, अच्छा अब ग्राफ के रिगार्डिंग ही एक और सवाल करते हैं, ग्राफ नंबर 6। ये वाला जो है पर्टिकुलर ग्राफ, ये आपको प्लॉट करना है लॉग में। अब लगेगा कि पूरे PV इक्वल टू NRT में तो कहीं लॉग था ही नहीं, अब यहाँ पे लॉग कहाँ से टपक गया। तो देखो जो जो चीज़ें वो बोलता है ना कि मुझको ये होना, मुझको वो होना, वो सब तुमको जनरेट करनी पड़ेंगी, वो कभी दी हुई नहीं रहेंगी PV इक्वल टू NRT में। ठीक है, अब जैसे PV इक्वल टू NRT है तो यहाँ पर आप दोनों तरफ पहले तो लॉग ले लो। क्यों हम लॉग ले रहे हैं, क्योंकि हमें ग्राफ में लॉग चाहिए। तो अगर मैं बोथ साइड लॉग ले लेती हूँ और लॉग की प्रॉपर्टी अगर लगाती हूँ तो log P प्लस ये चीज़ हो जाएगी log V इक्वल टू आपका log NRT, है ना। तो log NRT चलो लिख देते हैं, अदरवाइज तुम उसको भी कुछ एक कांस्टेंट अज्यूम कर सकते हो। अब मुझे log P प्लॉट करना है y एक्सिस पर, तो फिलहाल जो log B है मैं उसको राइट हैंड साइड ले जाऊँ। ठीक है, एक आपको राइट हैंड साइड हमेशा लेकर ही जाना है। क्यों लेकर जाना है, क्योंकि एक y पे रहेगा और एक x पे रहेगा, तभी तो x और y के बीच का रिलेशनशिप बताओगे। ये इस तरीके का ये वाली चीज प्लॉट होने वाली है y एक्सिस पर, है ना। अच्छा, क्या ये पैराबोला जैसा कोई फॉर्मेट दिख रहा है क्या, बिल्कुल नहीं। क्या ये इन्वर्स वाला फॉर्मेट दिख रहा है, वो भी बिल्कुल नहीं। फिर दिख क्या रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। कैसे ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, मुझे कैसे पता। तो देखो मैं log P को प्लॉट कर रही हूँ y एक्सिस पर, मैं log V को प्लॉट कर रही हूँ x एक्सिस पर। ये तो कहीं प्लॉट नहीं हो रहा है, तो बेसिकली ये एक तरीके का कांस्टेंट है ना। और ये हो गया -x। तो अब ये जो ग्राफ है ये इस फॉर्मेट का है, y इक्वल टू mx प्लस c वाले फॉर्मेट का। जैसे अभी तुम्हें ऊपर क्या बताया था, y इक्वल टू mx, अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो y इक्वल टू mx प्लस c। ये ग्राफ कैसा होता है, ये ग्राफ कभी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन तो नहीं होता, हाँ बट स्ट्रेट लाइन जरूर होता है। y इक्वल टू mx प्लस c का मतलब एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। कैसा ग्राफ, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अच्छा, अब जहाँ पे ये जो c होता है, ये c किस चीज को इंडिकेट करता है, y इंटरसेप्ट, मतलब उस ग्राफ ने y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट मारा है। ठीक है, ये चीज किसको इंडिकेट करती है, आपके y इंटरसेप्ट को इंडिकेट करती है। अच्छा, और m किस चीज को इंडिकेट करता है, स्लोप को इंडिकेट करता है। तो इस ऊपर वाले ग्राफ को अगर मैं देखूं तो यहाँ से y इंटरसेप्ट यानी कि c, इसकी वैल्यू आएगी log NRT। और अगर कोई मुझसे ये पूछे कि इस पर्टिकुलर ग्राफ का स्लोप कितना आएगा, तो स्लोप हो जाएगा आपका माइनस ऑफ व्हाट, 1। -1 कैसे, log V के आगे कुछ नहीं यानी कि 1 है। ठीक है, -1। अब जब जब दुनिया में स्लोप आपकी निगेटिव आती है, निगेटिव स्लोप इस बात को इंडिकेट करती है कि आपका जो ग्राफ है वो कैसे नेचर का है, वो एक डिक्रीजिंग नेचर का है। डिक्रीजिंग मतलब ग्राफ ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, y एक्सिस को काटते हुए नीचे आ रहा है। एक ग्राफ ऐसा होता है ना, एक्स एक्सिस को काटते हुए ऊपर y की तरफ बढ़ता जाता है, पॉजिटिव y की तरफ, वैसा नहीं। ये क्या है, ऊपर से काटते हुए फर्स्ट क्वाड्रेंट को चीरते हुए नीचे फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा होगा। तो अगर कोई मुझे ऐसा ग्राफ बनाने को कहेगा तो ये ग्राफ कैसा दिखेगा, ये इस तरीके का दिखेगा, जहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, ये जो कोऑर्डिनेट है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं y इंटरसेप्ट। इसे हम लोग कहते हैं हमारा y इंटरसेप्ट, दैट इज c। और इस पर्टिकुलर क्वांटिटी की वैल्यू बताओ कितनी है, इसकी वैल्यू बोलो कितनी है, log NRT। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, log NRT।
ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा आप लोगों का लॉग एनआरटी कहलाएगा। ठीक है, ये पूरी क्वांटिटी आप लोगों की क्या कहलाएगी लॉग एनआरटी। ठीक है, अच्छा अब कई बार इस ग्राफ को ऐसे देखो एक्सटेंड कर दिया जाता है, ये ऐसे एक्सटेंड कर दिया जाता है। अगर इसको एक्सटेंड कर दें तो इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेकर यहाँ तक का एक एंगल आपको दे देगा। ये जो एंगल वो आपको देगा ये थीटा लेट से उसने दे दिया θ1। तो ये θ1 हमारे लिए क्यों यूज़फुल है? ये θ1 हम लोगों के लिए किस चीज़ को निकालने के लिए यूज़फुल है? स्लोप निकालने के लिए यूज़फुल है। ठीक है, क्या निकालने के लिए यूज़फुल है? स्लोप निकालने के लिए यूज़फुल है। बाय द वे इसकी स्लोप चाहे कुछ भी हो जाए, इस पर्टिकुलर ग्राफ में जो स्लोप है वो तो हमेशा -1 आएगी, दिख ही रहा है। तो अगर जब स्लोप -1 आती है इसका मतलब tan थीटा की वैल्यू कितनी है? -1 है। तो मैं tan इनवर्स क्या लेना है? मुझे -1 लेना है। तो आखिर थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू ले जिसके लिए -1 आंसर आता हो? तो वो होता है 135 डिग्री। जैसे tan थीटा 45, अगर 45 डिग्री आप लोगे tan 45 तो 1 होता है ना, तो वैसे tan 135 -1 होता है। तो ये थीटा बराबर कितना? 135 डिग्री। तो ये θ1 यहाँ पे हमेशा कितना रहेगा आप लोगों का? 135 डिग्री। ठीक है, कितना रहेगा ये आप लोगों का? 135 डिग्री। क्या ये बात भेजे में जा रही है? कितना है, क्या है? अच्छा, अब पर्टिकुलर ग्राफ के लिए ये चीज़ मैंने बताई कि यहाँ पे मेरा स्लोप बराबर इतना इतना आ रहा है, तो ये यहाँ पे फिलहाल के लिए ये चीज़ कितनी है आप लोगों की? 135 डिग्री है। अच्छा, अब इसके अलावा ये जो लॉग वाला है आपका एनआरटी, इससे हो सकता है कोई इंसान आपसे कल को क्वेश्चन पूछ ले, यहाँ पे कोई वैल्यू दे दे कि ये पॉइंट आपका 0,3 वाला पॉइंट है और टेम्परेचर निकालो। तो आपको दिख रहा है कि अगर ये पॉइंट 0,3 का पॉइंट है, इसका मतलब इस पॉइंट की वैल्यू कितनी है? 3। अगर इस पॉइंट की वैल्यू 3 है तो लॉग एनआरटी इक्वल टू कितना दिया होगा? 3 दिया होगा। अब उसमें हो सकता है कुछ आपको चीज़ें गिवन में दे, जैसे n गिवन में दे दे, आपको हो सकता है r तो पता ही है, और वहाँ से हो सकता है तुमको क्या कैलकुलेट करने को कह दे? t कैलकुलेट करने को कह दे। तो अगर तुम्हें ग्राफ की स्टडी करते आती है, तुम्हें अगर पता है कि किस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, तो तुम आसानी से बता दोगे। ठीक है, अगर नहीं तो फिर उस वक्त फिर सिचुएशन में दिक्कत होगी। अच्छा, अब जैसे इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछी जा सकती है। क्या? देखो, इसी पर्टिकुलर ग्राफ से मान लेते हैं आपको यही पर्टिकुलर ग्राफ दिया है, किसके वर्सेस आपको बोला है लॉग क्या नाम था हमारा? p, और यहाँ पे बोलो कितना है? लॉग v। अब आपको ऐसे टोटल 2 ग्राफ दे दिए गए। ये मान लेते हैं आपका पहला ग्राफ और ये मान लेते हैं हो गया आपका दूसरा ग्राफ। इस ग्राफ के लिए उसने बोला है कि टेम्परेचर T1 मेंटेन किया जा रहा है, इस ग्राफ के लिए टेम्परेचर T2 मेंटेन किया जा रहा है, और बेसिकली आपको कंपेयर करना है किसको? T1 एंड T2 को। आप कैसे कंपेयर करोगे फिर? अभी क्या यहाँ पे भी मैं वही वाला फंडा लगाऊं कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें? उतना कुछ लगाने की यहाँ ज़रूरत ही नहीं है, झिकझिक ही नहीं है। क्यों? देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या कहेगा? वो वाई इंटरसेप्ट कहेगा। बराबर कितनी आएगी बोलो इस वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू? log nRT2 ये आएगी वैल्यू। यहाँ से लेके यहाँ तक के इस कंप्लीट डिस्टेंस को, ये वाले डिस्टेंस को वो क्या कहेगा? log nRT1 कहेगा। अब तुम खुद देख के बता दो कौन सा वाला वाई इंटरसेप्ट तुम्हें बड़ा दिख रहा है? साफ साफ है nRT1 वाला वाई इंटरसेप्ट बड़ा दिख रहा है। तो अगर मैं देखूँ लॉग दोनों तरफ से गया, n आ गया, r गया, तो यहाँ से साफ साफ समझ में आ रहा है T1 ग्रेटर देन T2। ये इस तरीके के ग्राफिकल क्वेश्चंस तुम्हें क्या किए जा सकते हैं? बोल्स लॉ में पूछे जा सकते हैं। अब जैसे जिसके लिए हमने शुरुआत की थी, कहाँ गया? ये वाला PV और क्या है आप लोगों का P। अगर ये वाला ग्राफ मुझे लेट से किसी ने बनाने को कहा, क्या बनेगा ये ग्राफ? देखो, PV इक्वल टू nRT होता है। PV को मैं कहाँ प्लॉट कर लूँगी? वाई एक्सिस से प्लॉट कर लूँगी, है ना? अच्छा, कर लिया प्लॉट हम लोगों ने। अब एक्स एक्सिस से मुझे क्या प्लॉट करना है? प्रेशर। बट ये तो पूरी दुनिया जानती है कि PV इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट टेम्परेचर पे कांस्टेंट। तो यहाँ पे ये ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। ये ग्राफ कैसा बनेगा आप लोगों का? स्ट्रेट लाइन। ये ऐसा। तो ये कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थे, किससे रिलेटेड? आपके बोल्स लॉ से लेकर रिलेटेड। इससे सवाल तुमको कैसा है पूछा जा सकता है, और ये चीज़ें कैसा है तुम्हें आनी चाहिए। अब इसके बाद एक और जो लॉ होता है दैट इज आप लोगों का क्या कहते हैं? चार्ल्स लॉ, और एक होता है गैस-लुसाक लॉ। हाँ, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस हम लोग ऑलरेडी मोल कंसेप्ट में पढ़ चुके हैं, तो वाली जो चीज़ है तुम लोग एक बार रिवाइज करके रखना, ठीक है? क्योंकि जब तुम उसको रिवाइज करके रखोगे
तो तुम लोगों को मुझे इसमें जब मैं बता दूंगी ऐसे ऊपर से तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी, समझ ही नहीं आएगा अच्छा एवोगाड्रो हाइपोथेसिस क्या है, क्योंकि मोल कंसेप्ट में पढ़े हैं ना। अच्छा अब देखो इसमें न्यूमेरिकल टाइप का सवाल कैसा आता है, बहुत ही सिंपल सारा आता है। देखो जैसे कि मान लेते हैं ये एक फ्लास्क है, इस फ्लास्क के अंदर वो कह रहा है कि नाइट्रोजन गैस को भर के रखा गया है, प्रेशर बना के रखा गया है 710 mm का नाइट्रोजन गैस का, और इस पर्टिकुलर फ्लास्क का जो वॉल्यूम है वो 1.1 लीटर है। अब मैंने क्या किया है, इस फ्लास्क को कनेक्ट किया हुआ है एक दूसरे फ्लास्क के साथ, ठीक है। अच्छा ये मान लेते हैं मेरा पास दूसरा फ्लास्क है, बीच में फ़िलहाल के लिए ये स्टॉप कॉक लगा हुआ था, बाद में अपन इसको ओपन करेंगे तो ये गैस कैसी होगी, एक्सपैंड होगी, ठीक है। मतलब फ़िलहाल अभी ये स्टॉप कॉक कैसा है, क्लोज है, तो गैस सिर्फ एक ही कंटेनर में। अगर तुम स्टॉप कॉक को ओपन कर दोगे तो ये जो गैस है आपके दोनों कंटेनर में जाने लगेगी, है ना। गैस का तो नेचर ही होता है क्या करना, एक्सपैंड करना, मूव करना, है ना। तो ये मूव करेगी डिफ्यूजन के थ्रू, ये इस कंटेनर में भी जाने लगेगी। अब जब ये दूसरे कंटेनर में गई, बराबर दोनों सिस्टम में गैस मौजूद है, सबसे पहले तो क्वेश्चन में ऐसी कोई ना कोई हिंट दी हुई होगी कि जिससे आपको ये पता चले कि टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन है। जैसे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमने हिंट दे दी आइजोथर्मली। आइजोथर्म्स मतलब क्या, आइजो मतलब सेम और थर्म मतलब टेम्परेचर, इट मीन्स दैट सेम टेम्परेचर। आइजोथर्म मतलब सेम टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर, समझ रहे हो ये वाली चीज़। हाँ अब वो ये बोल रहा है जब गैस एक्सपैंड हो गई, तुम खुद सोचो अगर तुम गैस को एक्सपैंड होने का मौका दे रहे हो तो क्या उसका प्रेशर 710 ही रहेगा क्या, नहीं, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब उसको ज़्यादा जगह मिल चुकी है। तो अब जो प्रेशर हो गया है वो हो गया है 583 mm। अब आपको पूछा जा रहा है कि बताइए कि ये जो खाली कंटेनर था, इस खाली कंटेनर का वॉल्यूम कितना था, ये वो तुमसे महाशय पूछ रहे हैं कि खाली कंटेनर का वॉल्यूम कितना था। तो कोई दिमाग खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब बोल्स लॉ। अगर कोई मुझसे क्लोज वाली कंडीशन में बोल्स लॉ लगाने को कहेगा, क्लोज कंडीशन में, तो क्लोज कंडीशन में बोल्स लॉ क्या होगा, P1 इंटू V1। P1 मतलब इनिशियल प्रेशर जो कि कितना है आप लोगों का 710 mm, ये 710 इंटू वॉल्यूम कितना है 1.1, ठीक है। अच्छा अगर कोई मुझसे ओपन वाली कंडीशन में बोल्स लॉ लगाने को कहेगा तो ये वाली सिचुएशन कैसी हो जाएगी, प्रेशर कितना है P2, यानी कि प्रेशर अब कितना हो गया एक्सपैंड होने के बाद 583 mm मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम में आप खाली कंटेनर का वॉल्यूम नहीं लोगे, अब गैसेस दोनों कंटेनर में मौजूद है, लेफ्ट में भी मौजूद है, राइट में भी मौजूद है, तो जो वॉल्यूम लिया जाएगा वो दोनों के एडिशन का लिया जाएगा, मतलब 1.1 लेफ्ट वाले का जो कि मुझे पता है प्लस x जो मुझे नहीं पता है। और अगर मैं बोल्स लॉ यहाँ पे लगाती हूँ तो बोल्स लॉ लगाने के बाद ये सिचुएशन कैसी हो जाएगी, 710 इंटू में आपका ये 1.1 इक्वल टू 583 1.1 और प्लस x, यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, तुम्हें उस खाली कंटेनर का वॉल्यूम तुम्हें निकल कर हाथ में आ जाएगा, ये इस तरीके से। तो यहाँ पे मिस्टेक होने वाले जो कंसेप्ट्स हैं वो सुन लो अच्छे से। पहली मिस्टेक होती है कि एक इंसान राइट हैंड साइड में सिर्फ x ले लेता है, ओनली x, ये मिस्टेक पॉइंट है। उसे ओनली x क्यों लेता है पता नहीं क्यों, उसको लगता है कि वो V1 इक्वल टू P2 V2 में वो ले लेना चाहिए। ऐसा मत करना, बराबर, ऐसा बिल्कुल मत करना। दोनों में एक्सपैंड हो रही है ना गैस, तो अगर गैस दोनों में एक्सपैंड हो रही है तो आप किसी एक में कैसे ले सकते हो, आपको उसको दोनों जगह लेना चाहिए, फिर एक जगह लेना तो गलत होगा ना। अच्छा पॉइंट नंबर 2, एक और गलती जहाँ पे होती है, जैसे कल को मान लेते कोई एक ऐसा न्यूमेरिकल पूछ लिया गया कि अब जो फाइनल वॉल्यूम आएगा, सॉरी फाइनल प्रेशर जो आएगा गैस का, वो फाइनल प्रेशर क्या होगा पहले वाले के कंपेयर में। तो ये एक छोटे बच्चे को भी पता होता है कि अगर आप गैस को एक्सपैंड करा रहे हो, ज़्यादा स्पेस दे रहे हो, तो ऑब्वियस है कि प्रेशर आपका कम होगा। तो कल को ये पूछा जा सकता है कि कंपेयर P1 एंड P2, तो ये गधे को पता होना चाहिए एकदम लिटरली कि वो P2 जो होगा वो एज कंपेयर टू P1 क्या हो रहा है आप लोगों का, कम होगा। क्यों, क्योंकि अब आपने गैस को क्या करने को दे दिया है, एक्सपैंड करने को दे दिया है। ये वो पॉइंट्स हैं जो तुमको पता होने चाहिए, मतलब पता होने चाहिए, अगर नहीं तो अंडा आ जाएगा बहुत बड़ा सा। तो बस यही ऐसी ग्राफ से छोटी छोटी चीज़ें हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस पूरे क्या नाम है बोल्स लॉ में।
जो हम लोगों का नेक्स्ट लॉ रहेगा, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, वो रहेगा आप लोगों के लिए क्या, दैट विल बी चार्ल्स लॉ। फिलहाल इस सिचुएशन को, इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पे भी ओवर करते हैं।